नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज हम एक ऐसा मुद्दा आपके लिए लेकर आए हैं जो देश में इस वक्त राम भक्तों के लिए एक बड़ा विषय बना हुआ है, जो उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है और उसी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। उस दान पर डाका डालने का काम किया गया है, जो दान बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ अपनी कमाई का एक हिस्सा राम भक्त रामलला के चरणों में उनकी सेवा के लिए चढ़ाते थे। लेकिन किस तरीके से उस पर डाका डालकर 15,000 की तनख्वाह वाला कर्मचारी लाखों की कोठी बना लेता है, लाखों की गाड़ियां बना लेता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। किस तरीके से बैंक कर्मचारियों की निगरानी में भी चंदे की गिनती और पैसों की हेराफेरी हो जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और जब जाकर मामला उठता है तो खुलासा होता है कि चोरी कोई छोटी मोटी नहीं, दरअसल ये तो करोड़ों का डाका डालने का काम किया गया है। आज इसी पर करने वाले हैं हम बात कि किस तरह से राम नाम पर चल रहा है खेल। प्रभु श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं, करोड़ों भारतीयों की आस्था, विश्वास और जीवन का आधार है। कोई अपनी पहली कमाई लेकर आता है, कोई अपनी मनोकामना, तो कोई अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना। रामलला के चरणों में चढ़ाया गया हर एक रुपया सिर्फ दान नहीं होता, उसमें किसी माँ की श्रद्धा, किसी पिता की मेहनत और किसी भक्त का अटूट विश्वास छिपा होता है। इसलिए जब आस्था रूपी ये चढ़ावा चोरी होने लगे तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का भी बन जाता है। रामलला के दरबार में चढ़ाया गया हर दान श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब उसी चढ़ावे को लेकर उठे कथित करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपों से शुरू हुआ ये मामला अब राजनीतिक गलियारों से लेकर जांच एजेंसियों तक पहुंच चुका है। एसआईटी कई दौर की पूछताछ कर चुकी है, दस्तावेज खंगाले जा चुके हैं और शुरुआती रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी जा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जांच इन आरोपों की पुष्टि करेगी या फिर ये पूरी तरह से विराम लगाएगी? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रामलला के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आरोप लगे, राजनीतिक बयान आए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी और उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करके जांच शुरू कर दी। इन दिनों देश में सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर की हो रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। भगवान राम का मंदिर, जिसको लेकर के लोगों में आस्था है और करोड़ों भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। लेकिन राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से पूरा विवाद चल रहा है, जिस तरीके से पूरी चीजें चल रही हैं और कथित चोरी का आरोप लगा, उसके बाद से लगातार अब तक कई चीजें पढ़ते दर पढ़ते खुलती जा रही हैं। हम आपको पूरे सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर में कब से ये घटना शुरू हुई, उसके बाद अब तक में क्या कुछ घटनाक्रम रहा है। इसकी शुरुआत होती है एक आरोप के साथ जो 7 जून से पहले लगाई जाती है, लेकिन इस आरोपों के बाद इसमें राजनीति भी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर के उठाते हैं और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पहले मंत्री रहे पवन पांडे ने इस मुद्दे को उठाया। 7 जून को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस मुद्दे को उठाते हैं कि राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी हो रही है और इस चढ़ावे चोरी की अनुमानित जिस तरीके से चोरी की जा रही है वो लगभग 5 से 7 करोड़ की हो सकती है। पवन पांडे ने जैसे ही इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को तुरंत एक्स पर पोस्ट किया और सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने तो कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए सरकार को घेरा और अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर निष्पक्ष जांच हो पाएगी। समाजवादी पार्टी के बाद जैसे तमाम राजनीतिक दलों को इसमें चीजें दिखने लगी और उसके बाद बारी से बारी सभी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर मुखर होकर बोलना शुरू कर दी। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने इसको बोला, उसके बाद आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे को और दिखाया। संजय सिंह ने इस मुद्दे को लेकर के कई और दावे ठोक दिए।
संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठाया ही, इसके साथ ही साथ संजय सिंह ने जमीन के खरीद फरोख्त को लेकर के भी सवाल खड़े किए। संजय सिंह ने एक मुद्दे को उठाया और जमीन को लेकर के कुछ दस्तावेज दिखाए और कहा कि इस मुद्दे को लेकर के कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई जमीन में बड़ा खेल हो रहा है। ट्रस्ट के नाम जो जमीन खरीदी गई हैं वो जमीनें सर्कल रेट से ज़्यादा खरीदी गई हैं। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ता रहा, उसके बाद 9 तारीख को ट्रस्ट से जुड़े निपेंद्र मिश्र ने भी ट्रस्ट के तमाम गतिविधियों को लेकर के सवाल खड़े किए। उन्होंने भी कहा कि हाँ, इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, और जैसे ही ट्रस्ट के व्यक्ति ने सवाल खड़े किए, उसके बाद से लगातार सवालों की झड़ी सी लग गई। पूर्व कार्यवाहक रहे यहाँ पर, जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन उन्होंने भी, महिपाल सिंह ने सवाल खड़े किए और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे और तमाम अनियमितताओं को लेकर के सवालों की झड़ी सी लगा दी। इस पूरे मामले को गर्माता देख करके हालांकि राज्य सरकार भी कूदी और राज्य सरकार ने इसको लेकर के तमाम बातों को रखा। मुख्यमंत्री भी मुखर होकर इसमें बोलते नजर आए, लेकिन उससे पहले ही 10 तारीख को पीएमओ की तरफ से राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक रिपोर्ट मांगी जाती है, लेकिन ये रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नहीं दी गई, जिसके बाद ये मामला और तूल पकड़ता है। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 तारीख को एसआईटी गठन की बात करते हैं और 3 बड़े अधिकारियों को एसआईटी में शामिल किया जाता है, जिसमें विजय विश्वास पंत को लीड रोल पर रखा जाता है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि इस पूरे मामले को लेकर के जांच की जाए। और मुख्यमंत्री खुद इस बयान को कहते नजर आते हैं कि एसआईटी का गठन हो गया है, अब एसआईटी 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। इस पूरे मामले में जिस तरीके से एसआईटी गठन होती है, उसके बाद आनन फानन में एसआईटी अपना काम शुरू करती है और एसआईटी 15 तारीख यानी 15 जून 2026 से अपनी पूरी गतिविधि को एक्टिव करती है और पूरी टीम एसआईटी की राम मंदिर में दाखिल होती है और एक एक तमाम चीज़ों को लेकर के गहन जांच करती है। एसआईटी की शुरुआती जांच में ये मामला चढ़ावा चोरी तक था, लेकिन एसआईटी के सामने कड़ी चुनौतियां थी। एसआईटी इस बात को तस्दीक करना चाहती कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में क्या सत्यता है और आरोप अगर लगे हैं तो जो मामला हो रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है। एसआईटी ने लगभग 6 दिन तक जांच की थी। 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक बेहद गंभीर जांच जो है वो एसआईटी की चली। हालांकि उसके बाद 1-2 दिन तक जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर जिन पर आरोप लग रहे थे उससे पूछताछ की गई है। इन आरोपों में एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा के साथ भी पूछताछ की और जो अन्य आरोपी थे उनसे भी पूछताछ की गई, आमने सामने बैठा करके पूछताछ की गई। एसआईटी की पूरी 6 दिन के में एक बात निकल कर सामने आई कि पूरी तरीके से जो चोरी हो रही है वो एक गिरोह बनाकर हो रही है और एक स्पेशल इसमें पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसआईटी ने इस तमाम एंगल को लेकर के जांच की और एसआईटी ने अपने जांच के दौरान सबूतों को भी इकट्ठा करना शुरू किया। एसआईटी ने लगभग 5000 सवाल तमाम इन जो लोगों पर आरोप लगे थे उनसे पूछे थे, चाहे वो ट्रस्ट से जुड़े लोग हों, कर्मचारी हों, बैंक कर्मचारी हों, गणना कर्मचारी हों, सिक्योरिटी में लगे लोग हों, सीसीटीवी ऑपरेटर हों, तमाम लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की थी। एसआईटी ने जब इस पूरी पूछताछ की रिपोर्ट तैयार की तो कहा जाता है कि लगभग 150 पन्ने लग गए एसआईटी को ये पूरी रिपोर्ट बनाने में। एसआईटी ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद इसे 23 जून 2026 को एसीएस गृह होम संजय प्रसाद को सौंपते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद ही एफआईआर हो जाती है। करीबन 1 हफ्ते तक जांच एजेंसियों ने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और कैश गिनने वाली एजेंसी से पूछताछ की। बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज की भी पड़ताल की गई। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर सच क्या है। रामलला के दरबार में चढ़ाया गया हर एक रुपया किसी न किसी श्रद्धालु की आस्था का प्रतीक होता है। इसलिए देश भर के श्रद्धालु चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, ताकि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो सच्चाई सामने आए और अगर आरोप निराधार हैं तो वो भी साफ हो जाए। एसआईटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। अब निगाहें अंतिम जांच पर हैं, क्योंकि मामला सिर्फ दान का नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे का भी है। उस भरोसे का जो वर्षों से रामलला के चरणों में अटूट श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। आस्था जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। इसीलिए हर किसी की यही उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष हो, सच्चाई सामने आए और श्रद्धालुओं का विश्वास पहले की तरह अटूट बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। हालांकि सवाल ये खड़े हो रहे थे कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है।
क्या कुछ रिपोर्ट में है, लेकिन एसआईटी की तरफ से खुद जो लीड करने वाले एसआईटी को विजय विश्वास पंत मीडिया को आते हैं और बताते हैं कि ये गोपनीय रिपोर्ट है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो एसआईटी के सूत्र बताते हैं वो बताते हैं कि एसआईटी के प्राथमिक जांच में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि चढ़ावा चोरी हुई है और बड़े पैमाने पर की गई है, और इसको लेकर के एक पैटर्न सामने आया है। उस पैटर्न को एसआईटी डिकोड की और डिकोड करने में एसआईटी को कई चीज़ें मिली हैं। एसआईटी ने जब इस पैटर्न को डिकोड किया तो ये निकल कर सामने आया कि ये जितने भी लोग हैं वो एक पैटर्न के तहत काम करते थे, एक तरीके से वो एक गिरोह बनाकर काम करते थे। इस दौरान वो शिफ्ट अपनी एक साथ लगवाते थे, चाहे वो रामशंकर यादव हो, टिन्नू यादव और उसके अलावा अनुकल्प और लवकुश हो, क्योंकि अनुकल्प और लवकुश एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अनुकल्प का बहनोई लवकुश है। ऐसे में ये तीनों अपनी शिफ्ट एक साथ लगवाते थे। शिफ्ट चेंज करने के दौरान एक बड़ी चूक देखने को मिली है, जिसे ब्लैक स्पॉट एसआईटी ने पॉइंट किया था, और उसमें ये बात पता चली है कि जब शिफ्ट चेंज किया जाता था तो उस दौरान देखने को ये मिला है कि कैमरे के सामने ये लोग एक साथ खड़े हो जाया करते थे, जिससे कि आगे की गतिविधि दिखाई नहीं देती थी, और उसके बाद वहीं से चढ़ावे के पैसों में हेराफेरी होती थी। और कहा यहाँ तक भी जा रहा है, उस पैसे को लेकर के ये बाथरूम में छिपा दिया करते थे, उसके बाद बारी बारी कर उस पैसे को ठिकाने लगाते थे। एसआईटी की इसी जांच और इसी तथ्यों के आधार पर एसआईटी की रिपोर्ट सौंपने के 2 दिन बाद यानी 25 जून 2026 को एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने से पहले एक घटना और होती है, और हालांकि उस खबर को प्राइम न्यूज़ यानी हमने सबसे पहले दिखाया था। हमने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर पर पहले मुहर लगाई थी और हमने उस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद देर शाम तक 8 लोगों पर एफआईआर की जाती है, जिसमें सबसे शीर्ष में टिन्नू यादव का नाम रहता है और उसे मुख्य सरगना बताया जाता है। टिन्नू यादव के अलावा अनुकल्प और उसके साथ ही साथ अनुकल्प के जो बहनोई है लवकुश, उस पर भी एफआईआर होती है और 8 लोगों के नाम सहित अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की जाती है। इन पर जिन धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया गया है वो बीएनएस की धाराएं थी। धारा 306, 316, 317 और 61 ये वो धाराएं हैं जिसमें मालिक के पैसे को नौकर द्वारा चोरी करना या विश्वासघात करना, इस तरह की गंभीर धाराएं हैं। बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया जाता है। हालांकि उन्हें न्यायिक परीक्षा में भेज दिया जाता है। उसके बाद की बात करें तो इस दौरान पुलिस जो है वो लगातार साक्ष्यों को संकलन करने में जुटी रहती है, और 27 और 28 को पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। इस दौरान पुलिस तमाम आरोपियों के घर पहुंचती है, उस दौरान दबिश देती है, और ये माना जाता है कि इस दौरान बड़ी मात्रा में जो चढ़ावे के पैसे हैं वो मिले हैं, और इसकी अनुमानित जो चीज़ें हैं वो 80 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है। इस दौरान ये भी बताया जाता है कि इनके पास से जो चढ़ावे के चीज़ें हैं वो भी बरामद हुए हैं, क्योंकि इससे पहले इन पर गंभीर आरोप लगे थे कि तमाम लोग मुखर होकर बोल रहे थे, जिसमें ये एक तमाम दावे हो रहे थे। जिस तरीके से लगातार लोगों ने गुप्तदान किया था, गुप्तदान करने वाले लोगों का भी ये कहना था कि उनके द्वारा जो चढ़ाए हुए के लिए दिए गए हैं चीज़ें वो भगवान राम को नहीं चढ़ाई गई और उसकी रसीद भी नहीं दी गई। इसमें सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ रही महाराष्ट्र से आने वाले व्यापारी की, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के हार को दिया था और उसमें चरण पादुकाओं को दिया था। उनका दावा था कि उन्हें किसी प्रकार से कोई रसीद नहीं दी गई और उनके चढ़ावे का कोई पता नहीं है। वहीं काकभुसुंडी की भी प्रतिमा को लेकर के दावे किए गए। हालांकि प्राइम न्यूज़ इकलौता ऐसा चैनल रहा जिसने काकभुसुंडी को खोजा और पता चला कि कार्यसेवकपुरम में चंपत राय के ऑफिस में काकभुसुंडी की तस्वीरें रखी हुई हैं। इस पूरे मामले को लेकर के अब लगातार मामला पुलिस के हाथ में है और पुलिस इस पर जांच कर रही है। लगातार पुलिस रिकवरी करने में जुटी हुई है। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था और उन्हें अब 14 दिन के न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार अयोध्या में सरगर्मियां तेज है। लगातार राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है, साधु संतों का भी आरोप देखने को मिल रहा है, और पूरे घटनाक्रम के बीच ये रहा कि अब पूरी तरीके से ट्रस्ट जो है उसको खंड कर दिया जाए और नए ट्रस्ट का गठन किया जाए, जिसमें साधु संतों को जगह दी जाए। कई साधु संत तो ये भी बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इसमें से हटाया जाए और उसके बाद इसमें साधु संतों और शंकराचार्यों को जगह दी जाए। हालांकि अगर बात करें तो ये केवल अभी चर्चाएं हो रही हैं। गठन जिस तरीके से ट्रस्ट है उसके गठन को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी इस पर पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पा रही है। तो कहा जा सकता है कि 7 जून से लेकर आज 29 जून तक चले इस पूरे घटनाक्रम में
कहीं ना कहीं जो चढ़ावा चोरी है उस मामले को लेकर के ये पूरी चीजें तूल पकड़ती नजर आई। हालांकि प्राइम न्यूज इकलौता चैनल रहा जो शुरू से इस चीज को दिखाता रहा है। प्राइम न्यूज पहले दिन से एक एक घटनाक्रम को दिखा रहा है, चाहे वो आरोप हो, जिस तरीके से आरोप लगाए गए, उसके बाद हमने तथ्यों और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमने खबर को चलाया। चंपत राय के इस्तीफे और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया, मजबूती के साथ दिखाया। वहीं जिन तरीके से चढ़ावे को लेकर के कहे जा रहे थे कि चढ़ावे गायब हो गए हैं, चोरी हो गए हैं, उनको लेकर के भी हमने प्रमुखता के साथ खबर दिखाई। तो प्राइम न्यूज़ ने प्रमुखता के साथ ये खबर दिखाया था और आज हमने आपको एक एक घटनाक्रम बताया है कि आखिर में 7 जून से शुरू हुआ ये आरोपों का सिलसिला किस तरीके से FIR तक में बदल गया और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जाँच कर रही है और लगातार गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और इस मामले को लेकर के नित नए खुलासे भी देखने को मिल रहे हैं। वीडियो निशाद के साथ मिश्रा, प्राइम न्यूज़, अयोध्या। कहते हैं आस्था जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, इसलिए इस पूरे मामले में सबसे बड़ी कसौटी यही है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर हो। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों तक कानून का हाथ जरूर पहुंचे और अगर आरोप बेबुनियाद है तो सच भी उतनी ही मजबूती से सामने आए, क्योंकि सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का है। यही वजह है कि पूरे देश की निगाहें अब जांच के नतीजों पर टिकी हैं, ताकि सच सामने आए और रामलला के दरबार में श्रद्धा का विश्वास पहले से और भी ज्यादा अटूट हो सके। वो विश्वास जो अब शायद दान के नाम पर थोड़ा डगमग